जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से जो है आपकी अपने जो में कोर्स चल रहा है स्कूल व्याख्याता का और वरिष्ठ अध्यापक का निःशुल्क, उसकी क्लास से आपको नहीं मिल पा रही थी और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि आप सबको पता होगा कि अपने जो घर में प्रोग्राम था, सामने का कार्यक्रम था, तो मैं गाँव गया हुआ था और उसकी तैयारी भी की। तो 4-5 दिन में उसमें व्यस्त रहा, फिर यहाँ आया तो अभी 10 के स्कूल हो गए। तो सुबह जल्दी उठ स्कूल जाता हूँ, तैयार होता हूँ, उसमें टाइम निकल जाता है, फिर 4 बजे स्कूल से आता हूँ। तो 2-3 दिन से बहुत व्यस्त था, तो टाइम मिला नहीं। और आज संडे, तो आज आपकी क्लास हो रही है और आपका जो है कोर्स रेगुलर रहेगा, निरंतर रहेगा, उसकी टेंशन ना करें। और थोड़ा बहुत टाइम का इशू रहता है, पर अब क्लास जो है अभी कंटिन्यू होने वाली है। क्योंकि अब जैसे 2-5 दिन के बाद छुट्टियाँ भी लगने वाली है दिवाली की, तो उसमें भी फिर आपकी क्लास जो है कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे सूफी जो काव्यधारा के बारे में, उसके प्रमुख कवियों के बारे में, ठीक है। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, तो उसमें हमने सबसे पहले बात की थी इसके प्रतिनिधि कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस बात की आपको चिंता नहीं करनी कि सर जो है क्लास से नहीं आ रही है। आपके लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि सर मैं कहाँ बिजी था। तो इस बात के लिए आप इतना चिंतित ना होए कि आपकी क्लास नहीं होगी, अब कोर्स क्लास से नहीं आएगी। क्या क्लास से रेगुलर रहेगी, बस थोड़ा अगर कहीं व्यस्त रहता हूँ तो उस चीज़ को आप समझें, है ना। और मुझे आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट मुझे करवाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना, इस बात की मुझे बहुत चिंता रहती है। तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। कहीं व्यस्त रहता हूँ तो आपकी क्लास उस वजह से नहीं हो पाएगी। बाकी आपकी क्लास है निःशुल्क जो चल रही है, पूरा कोर्स करवाऊंगा, पूरी तरह कंप्लीट करवाऊंगा। सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी से पहले को आपका कोर्स 1-1.5 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। बाकी संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ये जरूर है कि संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर अलग से एक क्रैश कोर्स रखने वाले हैं इन दिवाली की छुट्टियों में, और ताकि आपका जो है हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण काव्य शास्त्र का एक मोटा मोटा रिवीजन हो जाए बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। तो वो करने वाले हैं अपन इस बड़े दिनों की छुट्टियों में। मतलब 4-5 घंटे में काव्य शास्त्र, 5-6 घंटे में व्याकरण और 8-10-12 घंटे में हिंदी साहित्य का इतिहास, एक रिवीजन बैच के हिसाब से रखेंगे क्रैश कोर्स की, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में बात कर रहे थे और हम बात कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि प्रेम की वेदना का कवि कौन है, जयसी, और प्रेम की पीड़ा का कवि घनानंद है। और पद्मावत की जो महत्वपूर्ण खंड है उनके बारे में बात की थी, जैसे 30वां खंड जो है नागमती वियोग खंड है, और 40वां खंड जो है नागमती पद्मावती विलाप खंड है, 53वां खंड गोरा बादल युद्ध खंड है, और 57वां जो है नागमती पद्मावती सती खंड है। तो और अब कुछ 2-3 वाक्य और बचे हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण वाक्य हैं। तो आचार्य शुक्ल के जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है पद्मावत को लेके, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन, उसके बाद हमारे जो है मलिक मोहम्मद जैसे पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको ये बात आप समझ गए होंगे कि अपना जो कोर्स चल रहा है बहुत ही शानदार और बहुत डिटेल में चल रहा है। तो आपने अगर अच्छे से नोट्स बना लिए तो मान के चलें कि ये नोट्स आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, नेट जीआरएफ की तैयारी करें, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें, वहाँ के लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस मैं आपसे कहता हूँ कि किताबें पढ़ने की आदत डालें, तो 1-2 किताबें ऑथेंटिक बुक जो है जरूर पढ़ें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को लेकर कहा है कि पद्मावत जो है भक्ति काल का वेद वाक्य है। पहला कथन है, इसको लिखेंगे कि पद्मावत जो है भक्ति काल का वेद वाक्य है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, तो इन्हें याद करेंगे कि पद्मावत जो है भक्ति काल का वेद वाक्य है। दूसरा कथन है कि वो कहते हैं कि रामचरितमानस के बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य कौन सा है, तो पद्मावत को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल के अनुसार शुक्ल ने रामचरितमानस के बाद शुक्ल ने रामचरितमानस के बाद जो है दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य जो है वो पद्मावत को माना है, ठीक है। किसको माना है? पद्मावत को। आचार्य शुक्ल अगर कहीं भी आते हैं तो उनके कथनों को याद रखना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूँ मान के चलें इनके कथनों से प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक सभी आलोचकों में
आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखें। तो सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य पद्मावत को माना है, ठीक है। तो शुक्ल ने रामचरितमानस के बाद जो है दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य किसको माना है? पद्मावत को माना है। और बात कर लेते हैं कि पद्मावत जो है हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। ये कथन भी आचार्य शुक्ल का है कि पद्मावत जो है, पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है, ठीक है। पद्मावत जो है हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। यह कथन भी किसका? एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कथन हो गए आचार्य शुक्ल के कि पद्मावत जो है भक्तिकाल का वेद वाक्य है। शुक्ल ने रामचरितमानस के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य पद्मावत को माना है। और पद्मावत जो है वह हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। पद्मावत जो है हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। इस कथन को भी आप याद करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये। अब बात करें इन कथनों के अलावा अखरावट की रचना है, उसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो है देवनागरी जो वर्णमाला है उसके एक एक अक्षरों को लेके सूफी सिद्धांतों के आधार पर उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है ना। सूफी दर्शन की प्रसिद्ध रचना है अखरावट। तो इसे लिखेंगे, उसके बाद हमारे जो है मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी रचनाएं कंप्लीट होती है। उसके आगे हम दूसरे सूफी कवि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक लिख लीजिए एक बार कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों में है पद्मावत भक्तिकाल का वेद वाक्य है। शुक्ल ने रामचरितमानस के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य पद्मावत को माना है। पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। देखो, अगर अपनी क्लास से मान लो आज से 3-4 दिन भी डिस्टर्ब रही, अगर ऐसे क्लास से नहीं आए तो वैसे आपको पता रहता है कि मैं कहाँ व्यस्त हूँ। तो इस दौरान क्या करें कि जो कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन कर ले, है ना, अच्छे से रिवीजन कर ले। इसके अलावा हिंदी साहित्य के जो 5000 प्रश्नोत्तर के जो वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं आदिकाल भक्तिकाल के, उन ऑब्जेक्टिव क्लासों को देख लें, ठीक है। और इन चीज़ों को क्या होगा कि इससे बार बार आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 5000 प्रश्नोत्तरी भी वापस कंटिन्यू रखेंगे। और आपका ये कोर्स तो चल रहा है जो चल ही रहा है, और जितनी बार आप उन ऑब्जेक्टिव क्लासों को देखोगे उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और 20-20 मिनट की अपनी क्लासें होती है, तो अगर आप 2 स्पीड में देखोगे तो 9-10 मिनट में आप इस क्लास को देख सकते हो। तो इससे शानदार रिवीजन कुछ किसी का हो ही नहीं सकता है। मान के चले आप कहीं भी बैठे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं कोई काम आ गया, मार्केट जा रहे हो, आधा घंटा मिल गया, 10 मिनट मिल गए, तो वहाँ अपनी क्लास से देख सकते हो। ये एक रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, और आपको ये नहीं लगेगा कि मैं रेगुलर जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये क्लास आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बाकी चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अखरावट के बारे में, उसके बाद हमारे मल्लू मुझ जैसी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अखरावट है ना, इनकी रचना है अखरावट। बात करें कि इस रचना में जो है देवनागरी वर्णमाला में, इस रचना में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों की सूफी सिद्धांतों के आधार पर सूफी सिद्धांतों के आधार पर दार्शनिक व्याख्या की गई है। दार्शनिक व्याख्या की गई है। और बात कर लेते हैं तो ये सूफी दर्शन की जो है प्रसिद्ध करती है, ठीक है। सूफी दर्शन की प्रसिद्ध कृति है, रचना है। सूफी दर्शन की प्रसिद्ध कृति रचना है। तो अखरावट जो है इस रचना में जो है देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों की सूफी सिद्धांतों के आधार पर दार्शनिक व्याख्या की गई है, और ये सूफी दर्शन की जो है प्रसिद्ध करती है अखरावट। और अखरावट के साथ ही हमारे मलिक मोहम्मद जैसे सूफी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि है ये कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं अलग दूसरे जो है सूफी
कवि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अखरावट से लिख लेंगे। इस रचना में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों की सूफी सिद्धांतों के आधार पर दार्शनिक व्याख्या की गई है। यह सूफी दर्शन की प्रसिद्ध रचना है। बात करें कि मज्जन की मधुमालती, अगली रचना है मज्जन की मधुमालती के बारे में पढ़ेंगे। तो बैठा दो यहाँ तक। तैयारी बढ़िया जोर शोर से उत्साह से करिए, क्योंकि विज्ञप्ति बहुत जल्द आएगी। और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो किसी भी तरह की जो है यूँ मान लीजिए बारीकी से तैयारी करनी है, कोई भी कमी छोड़नी नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन लेके रहना है, ड्रीम कंप्लीट करना है। देखो एक बार समय निकलता जाता है ना, तो फिर वापस आता नहीं है। तो इस समय को समझे और इस समय का सदुपयोग करें। हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है। अगर आप 2 बार 3 बार दे चुके हैं, सक्सेस नहीं हुई, तब भी इस बार पूरे जोर शोर से तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बात करते हैं मज्जन की मधुमालती के बारे में। मज्जन कवि हैं, उनकी रचनाएं मज्जन की मधुमालती। मज्जन की मधुमालती मज्जन की मधुमालती के बारे में बात करें तो रचना काल है 1545 ईस्वी। रचना काल कौन सा है? 1545 ईस्वी। और बात कर लेते हैं नायक कौन इसका। तो मधुमालती जो रचना है उसका नायक है मनोहर। म से मनोहर, म से, और नायिका ही मधुमालती है, तो नायक तो है मनोहर। और मैंने आपको जो सूफी जो काव्य की प्रमुख विशेषताओं में लिखवाया था कि इसमें जो है अधिकांश ग्रंथों की जो ग्रंथ हैं उनके नाम जो है नायिकाओं के नाम पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मधुमालती नायिका है और नायक है मनोहर, जो कि कनकगिरी का राजकुमार है। ठीक है, कनकगिरी का राजकुमार, कनकगिरी का राजकुमार है कौन? नायक मनोहर। बात कर लेते हैं नायिका की। तो नायिका है मधुमालती। मधुमालती कौन है? नायिका है महारम नगर की। कौन से नगर की? महारम नगर की नायिका है। तो नायक हो गया मनोहर। देखो प्रश्नों से कई बार प्रश्न बनता है, तो जैसे मधुमालती को आपको पता है कि इसका नायिका मधुमालती है, लेकिन नायक कौन है? मनोहर। याद रखना है, क्योंकि कई बार जैसे अवश्यता में देगा, एक तरफ देगा नायक, एक तरफ देगा नायिका, और मिलान करना होगा कि नायक मनोहर है तो मधुमालती नायिका उस ग्रंथ की, इस तरह ग्रंथ देगा तो। ठीक है, बात करें कि इस रचना में नायक और नायिका के साथ एक उपनायक भी है और एक उपनायिका भी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका इस सूफी रचना में, इस सूफी रचना में उपनायक कौन है? ताराचंद। ठीक है, और उपनायिका कौन है? प्रेमा। तो उपनायक तो है ताराचंद। तो इस सूफी रचना में जो है उपनायक है ताराचंद और उपनायिका है प्रेमा। तो मज्जन की जो मधुमालती रचना है उसमें रचना काल हो गया 1545 ईस्वी, और नायक हो गया मनोहर, कनकगिरी का राजकुमार है, और नायिका है मधुमालती जो महारम नगर की राजकुमारी है। और इसमें उपनायक कौन है? ताराचंद। उपनायिका है प्रेमा। अब देखो प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि ताराचंद उपनायक किस ग्रंथ का है? तो क्या होना चाहिए आंसर? मधुमालती आएगा। प्रेमा उपनायिका किस ग्रंथ की? तो मधुमालती आएगी। तो इस प्रकार हर छोटी छोटी बात को याद रखना है। और रचना काल है 1545। कई बार देगा, एक तरफ देगा ग्रंथ और एक तरफ देगा उनका रचना काल, तो मिलान कीजिए। तो मधुमालती का रचना काल है 1545। ठीक है, मुख्य नायक मनोहर है और नायिका जो है मधुमालती है। तो चले आगे। बात करें कि इस रचना में जो है प्रेम के सर्वोच्च आदर्श को दिखाया गया है। इस रचना में प्रेम का जो सर्वोच्च जो आदर्श हो सकता है उसको दिखाया गया है। तो इस रचना में इस रचना में प्रेम के सर्वोच्च आदर्श को दिखाया गया है। ठीक है, इस रचना में प्रेम के सर्वोच्च आदर्श को दिखाया गया है।
और बात कर लेते हैं कि 5 अर्धालियों पर दोहा रखने का इसमें प्रावधान मिलता है। 5 अर्धालियों पर दोहा रखने का प्रावधान मिलता है। और बात कर लेते हैं इसकी भाषा की। तो भाषा कौन सी है? भाषा है ठेठ अवधी और लिपीय फारसी। ठीक है ना। भाषा कौन सी है? ठेठ अवधी और लिपीय फारसी। तो भाषा ठेठ अवधी और लिपि फारसी। ठीक है। तो मज्जन की मधुमालती से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने बात की है। इसमें प्रेम के सर्वोच्च आदर्श को दिखाया गया है। 5 अर्धालियों पर दोहा रखने का प्रावधान मिलता है। और भाषा जो है ठेठ अवधी है, लिपि फारसी है। तो ये हो गई मज्जन की मधुमालती। जितने भी मज्जन की मधुमालती से प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। नायक कौन है? मनोहर। नायिका है मधुमालती। उपनायक कौन है? ताराचंद। उपनायिका कौन है? प्रेमा। और 5 अर्धालियों पर दोहा रखने का प्रावधान। भाषा याद रखनी है और लिपि याद रखनी है फारसी। प्रकाशन वर्ष याद रखना। रचनाकाल 1545। बस काफ़ी है। इसमें से आपका आंसर आएगा, प्रश्न आएगा और आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं नंददास की रूप मंजरी। रूप मंजरी 1568 ईस्वी की है। ठीक है। बात करें कि नंददास जो है एक अष्टचाप के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी गणना जो हम और जो अब बात कर रहे हैं नंददास की रूप मंजरी के बारे में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1568। आपको जो है वीडियो क्लिप थोड़ी आगे पीछे लग रही होगी क्योंकि बार बार टेक्निकल इशू हो रहा है और इसमें से वीडियो चलते चलते बंद हो रहा है। ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये अभी तो हो रहा है, मैं इसको बाद में करूँगा। ठीक। तो नंददास की रूप मंजरी की रूप मंजरी के बारे में बात करें तो 1568 में जो है ये रचनाकाल है इसका। और नंददास जो है अष्टचाप के एकमात्र कवि हैं। नंददास अष्टचाप के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी गणना प्रेमाख्यानक कवियों में भी की जाती है। एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी गणना किसमें की जाती है? प्रेमाख्यान में की जाती है। ठीक है। और नंददास जो है तुलसीदास जी के चचेरे भाई भी हैं। नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई थे, ये भी याद रखना है। तो नंददास किसके भाई थे? तो तुलसीदास के चचेरे भाई थे, इस बात को भी याद रखना है। नंददास अष्टचाप के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी गणना प्रेमाख्यान में की जाती है और ये तुलसीदास के चचेरे भाई थे। बात कर लेते हैं कि इनके जो नायक कौन इसमें? तो नायक तो श्री कृष्ण हैं रूप मंजरी में। नायक श्री कृष्ण। और नायिका कौन है? रूप मंजरी। ठीक है। रूप मंजरी। और भाषा कौन है? तो ब्रिज भाषा। भाषा कौन है? तो ब्रिज भाषा। ठीक है। तो नायक श्री कृष्ण है, नायिका जो है रूप मंजरी है और भाषा इसकी जो है ब्रिज भाषा है। तो नंददास की रूप मंजरी के बारे में यही 2-3 तथ्य हैं। 1568 इसका रचनाकाल है और नंददास अष्टचाप के एकमात्र कवि हैं जिनकी गणना प्रेमाख्यान में की जाती है। नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई थे। नायक श्री कृष्ण और नायिका रूप मंजरी। और भाषा जो है ब्रिज भाषा है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट जरूर करें।